सो हाउ आर यू एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर 5th है केमिकल काइनेटिक्स का, और आज हम लोग पर्टिकुलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यार कल कहा था मैंने बट हो नहीं पाया था, मैंने रिकॉर्ड किया था लेक्चर सारा का सारा, बट फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से अपलोड भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज फिर से दोबारा से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने रेट लॉ के ऊपर बात किया था, और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने बताया था कि रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर मैं रेट लॉ को तुम्हें बताऊं फिर से, तो रेट लॉ क्या होता है? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। एक्सपेरिमेंटल याद है क्यों? ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेट करते रहिएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन of rate of a reaction in terms of concentration वो TiON लगा देना, concentration of reactants। मतलब क्या था? जैसे कि अगर कोई A प्लस B है, इससे मान लो कोई एक क्या बनना था हमारे पास में प्रोडक्ट, मान लो A के मान लो X मोल थे, B के मान लो Y मोल थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के कंसंट्रेशन और B के कंसंट्रेशन के, दोनों के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है टू दी पावर समथिंग। मान लो अल्फा और बीटा था, और अल्फा और बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू X एंड Y। तो इसी रेट लॉ से अगर वो रेट कांस्टेंट वाला पार्ट भी हम लोग ले आए, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, k इंटू ए की पावर अल्फा और b की पावर बीटा। तो k क्या होता था यहाँ पे? रेट कांस्टेंट होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता था। तीन नाम से हम लोग जानते थे ना। ठीक है, अब समझना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर लें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? This is the sum total of the exponents of the concentrations in the rate law expression। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस होती है उनकी जो पावर होती है उन्हीं के सम टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल n से करते हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग चाहे मतलब चले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्मॉल n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अब बेसिस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलिएगा। इसको इरेज करते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के बाद, जैसे कुछ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो इसके ऊपर, तो जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे कि रेट जो हमारा था, रेट ऑफ अ रिएक्शन, उसका एक्सप्रेशन मान लो रेट लॉ में लिख दूं k है, a की पावर मान लो समथिंग दिया गया है, b की पावर मान लो दिया गया है हमें कितना? 1.5, ये हमें मान लो दिया गया है। ठीक, अब इसके लिए अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें इसके लिए बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जो कंसंट्रेशंस दी गई है रेट लॉ में, उसकी पावर जो भी दी गई है उनका सम टोटल, मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो क्या माना जाएगा? 1। तो 1 प्लस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया है? 2.5 आ गया। ऐसे एक और अगर हम लोग क्वेश्चन ले लें, यहीं पे NCERT का ही है, B हो और यहाँ पे क्या हो? 2 हो। ठीक, ये मान लो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो तो कितना हो जाएगा? A की पावर 1 है, B की पावर कितना है? 2 है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है,
और अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग डिनोट किस चीज़ से करते हैं, स्मॉल n से करते हैं, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें दिमाग लगाओ तो जो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल कहाँ से रहे हैं, रेट लॉ से ही तो निकाल रहे हैं। और अल्टीमेटली रेट लॉ भी कैसी होती थी, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड एक्सप्रेशन ही होता था हमारे पास में, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक पहला पॉइंट हो गया, इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यूज़ में बी आइदर अ होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर हो सकता है, ठीक, ज़ीरो हो सकता है, होल नंबर में वैसे ज़ीरो भी आ गया, ज़ीरो हो गया, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना ये ऑर्डर ऑफ की खासियत होगी कि इसकी मतलब ये जो वैल्यू होती है हमेशा एक्सपेरिमेंटली, और इसके ऊपर एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस भी दिए गए, रेट एक्सप्रेशन निकालने के ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के ऊपर, मतलब कुछ डेटा दिया गया, उस डेटा के बेसिस पे आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे और रेट लॉ भी क्या होगा उसके लिए। फिर उसके वजह से रेट कांस्टेंट भी बताया जाता है। मैंने तुम लोग को बताया था ना, लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है ना। तो अभी धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता था, उसकी जो यूनिट होती थी। मतलब रेट कांस्टेंट की अगर हमें यूनिट भी पता होती ना, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब समझना आगे। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और एक टॉपिक आता है ना बीच बीच में बार बार, एक मॉलिक्यूलैरिटी हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो कभी कभी मॉलिक्यूलैरिटी और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन दोनों को सेम चीज़ समझा जाता है, तो उनके बीच में ना एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलैरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो याद रखना। अब जैसे हम बात करते हैं, टॉपिक क्या ले रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं, ध्यान से समझना। ये क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स हो गए। जैसे टोटल नंबर ऑफ कोई आयंस, मान लो आयंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे, या कोई एटम्स थे, या कोई मॉलिक्यूल्स थे। तो किसी भी सिंपल रिएक्शन में, किसी भी सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी सिंगल स्टेप प्रोसेस में, या किसी भी रिएक्शन के सिंगल स्टेप पे जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन की, उस पर्टिकुलर रिएक्शन की क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई एक, मान लो ये सिंगल स्टेप है किसी रिएक्शन का, या सिंपल रिएक्शन है कोई। अच्छा पहले बताओ, सिंपल रिएक्शन पता है हम लोग को क्या होता है, सिंपल रिएक्शन के बारे में। जैसे कि रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास में वो दो तरीके के होते हैं, याद रखें। रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में बताएंगे हम, आगे आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसका यूज़ ऑर्गेनिक में भर भर के होता है, ठीक है। तो याद रखना। तो मैकेनिज्म कल बताया था, इवन आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैड टोल्ड इट इन द वीडियो सेक्शन और नॉट, बट फिर से बता देता हूँ। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म एक सेट ऑफ पाथ होता है जो हम लोग, थ्योरेटिकल होता है वैसे, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि जो रिएक्शन है हमारा ना, वो किस पाथ से होता हुआ जा रहा है, और उसी पाथ को हम लोग नाम क्या देते हैं, मैकेनिज्म नाम देते हैं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके की होती है। पहला होता है सिंपल टाइप, जिसे हम लोग एलिमेंट्री भी कहते हैं, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं ना, वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, मल्टी स्टेप्स होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली हमें ना मिलता हो, किसी प्रोसेस, जैसे मान लो अगर A से हमें Y चाहिए हो, तो A से Y हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, पहले A मान लो B में कन्वर्ट हो रहा है, B मान लो फिर D में, D मान लो किसी और में कन्वर्ट हुआ, फिर वो जाके कहीं Y में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स।
और कोई अगर रिएक्शन जैसे मान लो x से डायरेक्ट हमें y बनाना था और x से y डायरेक्टली मान लो हमारा बन गया, तो वैसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल स्टेप रिएक्शंस कहते हैं। जैसे PCl5 था, ठीक है, डिकम्पोज इसको हम लोग करा दिए, किस में टूट गया, PCl3 में टूट गया और किस में टूट गया, Cl2 में टूट गया, किस में आ जाएगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मल्टी स्टेप्स में इन्वॉल्व नहीं थे, एक से ज़्यादा स्टेप, ऐसा हमने हल्का सा इसे हीट किया बस टूट गया, ठीक। तो आगे समझना, ये क्लियर है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, याद रखना, इसको स्किप करना मत। तो मॉलिक्यूलैरिटी में हम लोगों ने बेसिकली क्या बात कर लिया अभी, मॉलिक्यूलैरिटी में हम लोग ने बोल दिया कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स किसी सिंगल स्टेप पे आके आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलैरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहीं कहीं 4 भी दी गई है, बट मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट होता है, किसी भी रिएक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3। और जैसे ऑर्डर था उसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती थी, 0 भी होती थी, फ्रैक्शनल भी होती थी ना। तो यहाँ पे याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लाइक 1, 2 या 3, 0 वगैरह भी नहीं होता, ठीक है। और इमेजिनरी और इन्फिनिट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। अब ऐसा भी नहीं होता तुम बोल दो भाई साहब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर आपस में आके कोलाइड। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप ऑर्डर वाले में भी नोट कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं भूल गया, नोट्स में आप इंक्लूड कर लेना इसी वाले पॉइंट को। वहाँ पे भी ऑर्डर में भी जो वैल्यू होती है ना, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती थी, फ्रैक्शनल हो सकती थी, मैंने लिखा है ना, उसमें ये भी नोट कर लेना कि इमेजिनरी और इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब समझना, मतलब आपस में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं ना, वो कितने कर सकते हैं, केवल 3 कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया ना मैक्सिमम वैल्यू की, वो 3 होती है। मैक्सिमम वैल्यू 3 इसीलिए ही होती है क्योंकि जब कभी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बना कैसे, प्रोडक्ट बना यार, यही जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो जब इफेक्टिवली कोलाइड किए, और इफेक्टिव कोलिजन जो होता है मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है, ठीक है। तो मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ही आपस में आके रिएक्ट करके फिर जाके कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हुए तो बना सकते हैं, ठीक। तो याद रखना मैक्सिमम वैल्यू 3 क्यों होती है, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो 3 से ज़्यादा होता ही नहीं। हाँ, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इसको रेस करते हैं। अब हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। तो जैसे मान लो हम एक रिएक्शन उठाते हैं, मान लो HBr था, ठीक है। HBr को मान लो हम लोग O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr को O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो जो हमें मिलता है प्रोडक्ट ना, वो एक्चुअल मिलता है H2O प्लस मिलता है क्या, Br2। बैलेंस कर लो, ये हमें मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी आनी कितनी चाहिए इसकी, 5, क्योंकि HBr के 4 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कितने, 1 है, टोटल कितने होने चाहिए, 5। तो इफेक्टिवली कोलिजन वाला फंडा हुआ नहीं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे बना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसीलिए बना क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले एक HBr जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 के, ये याद करना ज़रूरी नहीं है, याद रखना, क्यों समझ लो बस, ये बनाया क्या, HOOBr बनाया, ठीक। अगले स्टेप में क्या होता है, वही HOOBr अगले HBr मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फिर ये HBr जो है वो अगले HOBr के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, HOBr के 2 मॉलिक्यूल्स। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, वही जो HOBr है वो अगले HBr के साथ में रिएक्ट करके बनाता है H2O, और साथ ही साथ में क्या बना लेता है, O2 मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ध्यान से समझो,
इस स्टेप की अगर हम बात करें, कितने मॉलिक्यूल्स 3 स्टेप में हो रहा है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे HBr के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक O2 कितने, एक टोटल मॉलिक्यूलरिटी। इस रिएक्शन के अंदर हमें स्टेप दिखाई दे रहा है, अभी एक और मॉलिक्यूल इसका जोड़ना बाकी है, अभी हम लोग जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स है हमारे पास में, उसमें पहला जो स्टेप है वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। कितने हुए, 2। यहाँ पे भी कितने, 2। यहाँ पे भी कितने, 2। आया समझ में? तो मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्शन के हर एक स्टेप के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, बट याद रखना ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है ना, वो स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक पूरे स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसका रिएक्शन इतना ही होगा। और जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, तीनों में अंतर ध्यान से समझ लो। मॉलिक्यूलरिटी में, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में, और इसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, तीनों में डिफरेंस ध्यान से समझना। मॉलिक्यूलरिटी पहले समझना क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी होता है वेदर बीटा सिंपल रिएक्शन और वेदर बीटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो ढेर सारे एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन से मिलकर बना होगा, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंपली कि ढेर सारे सिंपल स्टेप से मिलकर बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वहाँ पे हर एक स्टेप के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप के लिए हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। बट उन सारे स्टेप में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उन सारे स्टेप में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप ही कैसा होता है हमारा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो तीन स्टेप पे मान लो कोई एक रिएक्शन गई, मान लो हमें A से Y कन्वर्ट कराना था, तो मान लो पहले A कन्वर्ट हुआ किसी B में, B मान लो कन्वर्ट हुआ किसी C में, फिर C जाके फर्दर किसी में कन्वर्ट हुआ Y में। तो मान लो ये पहला वाला जो स्टेप था ये मान लो फास्ट था, ये वाला मान लो स्लो था, और ये वाला भी मान लो कैसा था, फास्ट था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो मॉलिक्यूलरिटी होगी या जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, स्लो स्टेप पे करेगा। जैसे कि मान लो ये एक रोड था, ठीक है, मान लो यहाँ पे रोड थी, ये मान लो हमें 100 किलोमीटर की एक डिस्टेंस थी जो पूरी की पूरी 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस से पूरी की पूरी कवर करनी है। मान लो शुरू के जो 8 किलोमीटर थे वो हम लोगों ने अच्छी खासी स्पीड में मान लो 2 मिनट के अंदर ही कवर कर लिया, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड थी, 2 मिनट के अंदर हमने कितना कवर कर लिया है, 8 किलोमीटर कवर कर लिया। अब मान लो यहाँ पे ट्रैफिक पड़ गया इतने ही इलाके में, केवल इतने ही इलाके में मान लो क्या पड़ गया, ट्रैफिक। और ट्रैफिक पढ़ते पढ़ते मान लो जो हमारी टाइम लग गया ना, इतने में ही वो कितना लग गया, 10 मिनट। और 10 मिनट तक मान लो आधे किलोमीटर तक ही था ट्रैफिक, केवल कितने किलोमीटर तक, तो मान लो आधा किलोमीटर तक ही था। अब बचा कितना हमारे पास में, 8.5 हो गया ना, 1.5 किलोमीटर अब मान लो हमारे पास में बचा है। अब अगला 1.5 किलोमीटर हमने मान लो 30 सेकंड या 40 सेकंड में ही कवर कर लिया। तो अब बताओ जो पूरी की पूरी जर्नी थी उसमें जो टाइम ड्यूरेशन था, उसकी जो स्पीड थी, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे की, किसकी वजह से अफेक्टेड हुई, इस 10 मिनट वाले की वजह से ही तो हुई, उस लो टाइम इंटरवल की वजह से ही तो हुई, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो रिएक्शंस होते हैं अगर वो एक से ज़्यादा स्टेप पे चल रहे हैं तो वो जो डिपेंड करेगा वो स्लोवेस्ट स्टेप पे ही करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी स्लोवेस्ट स्टेप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। याद रखना उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो जो पूरी की पूरी रिएक्शन थी उस स्टेप की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझना। स्टेप के लिए अलग से तुम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर रहे हो, इसके लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी, इसके लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी, इसके लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी, बट इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए, इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या था, A गिव्स आउट Y, ये ओवरऑल रिएक्शन था ना, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कुछ और है, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कुछ और है, इसके लिए कुछ और है, बट ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसके लिए जो तुम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लोवेस्ट स्टेप। मतलब स्लोवेस्ट स्टेप की जो या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की में जो मॉलिक्यूलरिटी है
वही मॉलिक्यूलरिटी किसकी होती है, ओवरऑल रिएक्शन की होती है, याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर से रेट लॉ, पावर, एक्सपोनेंट, सम, ठीक है, याद रखना। और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, मोस्ट ऑफ द, हमेशा नहीं होता, याद रखना। अभी वो हम लोग के उतने ज़्यादा सिलेबस पे है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो थोड़ा मतलब सॉरी कैटलिस्ट कराओ, इंटरमीडिएट अगर बन जाता है ना, उसकी वजह से फिर वेरी करने लगती है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, याद रखना, अदरवाइज फिर नहीं होता। स्लोवेस्ट सिस्टम में वैसे आमतौर पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होते, बट मान लो अगर है तो, ठीक है, याद रखना, ठीक है, तो डिफर नहीं है, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द केस बताया, मतलब मोस्टली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं, याद रखना, ठीक। तो ये तीनों टर्म मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, नहीं हुए होंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो अब जैसे मान लो इसी को थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पे समझा रहा था ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझाते समझाते हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो ओवरऑल हमारा रिएक्शन था ये था, ये हमारा प्रोड्यूस कराना था। तो देखो HBr के कितने मॉलिक्यूल गए, 3 मॉलिक्यूल गए, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल HBr के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2, HOBr के कितने हो गए, 2। तो देखो अगर इन सब को ऐड कर दें हम लोग, अगर इन एक एक स्टेप को हम लोग ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे 2 HOBr का मॉलिक्यूल, 2 HOBr के मॉलिक्यूल, देखो ये LHS में आएगा, वो RHS में आएगा, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 4 HBr का मॉलिक्यूल था, प्लस ये वाला इससे कट चुका, ये वाला इससे कट चुका, प्लस एक मॉलिक्यूल O2 का गिव्स आउट, क्या ये दोनों तो कट ही चुके हैं, ये 2 मॉलिक्यूल O2 के, 2 मॉलिक्यूल O2 के, और सॉरी H2O के, और 2 मॉलिक्यूल O2 के। क्लियर है ना, इरेज करते हैं अब इसको। तो देखो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई है, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, 3 चीज़ें आ गई हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन भी आ गई है। तो याद रखना मॉलिक्यूलरिटी ना जनरल टर्म होता है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा झमेला वाला नहीं, और ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी उसके ऊपर बनेगा नहीं कि तुम्हें कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन बनाया जाए, बट फिर भी हमें कुछ तो आना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल लेवल पे ही सही, कुछ क्या यार, जितना हो सके उतना आना चाहिए, ठीक। और अभी तक तो मुझे इतना ही इसके बारे में आता था, मैंने बता दिया। अब समझो, अगर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में, अब कहोगे अगर डिफरेंस अगर हमें बताना हो, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस, ये मान लो मॉलिक्यूलरिटी था और ये मान लो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इन दोनों के बीच में मान लो हमें डिफरेंस देखना हो, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, और ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ऑर्डर जो होता है हमारा वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, स्पेलिंग सही कर लेना। और मॉलिक्यूलरिटी में जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ आर ऑलवेज अ होल नंबर, और ऑलवेज अ होल नंबर। और यहाँ पे क्या हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, ठीक है, होल नंबर भी हो सकती है, साथ में ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू वैसे इसमें आ गई, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, याद रखना। यहाँ पे भी इमेजिनरी और इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी एक तरह से बता दिया मैंने। और अगर क्या बताना हो तो मॉलिक्यूलरिटी याद रखना, हम लोग किसी रिएक्शंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर सॉरी स्टेप के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, एक एक स्टेप के लिए ऑर्डर, पूरे के पूरे रिएक्शन। हाँ, एक डिफरेंस याद रखना जो बहुत अच्छा डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, ये एक्चुअल में इनवेरिएबल होता है, इनवेरिएबल टू टेम्परेचर और प्रेशर चेंज। बट जो ऑर्डर होता है ना, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो याद रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी याद रखने में। तो इतना समझ में आ गया है।
अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखना फिर से रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या कहा गया था, रेट की कांस्टेंट की जब कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखी थी, तो वहाँ पे अगर मान लो हम लोग बोले कि रेट जो था वो बराबर था किसके, के ए की पावर कितना, मान लो समथिंग। और अब हमें पता चल गया है कि ये जो n होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ ठीक, ये n होता है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर अपॉन टाइम पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सेकेंड की जगह पे हम लोग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स बराबर के को के ही रहने दो। ए की यूनिट है, ए की यूनिट क्या होती है, ए क्या होता है कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन को ही हम लोग लिखते हैं। और उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर कितना है, एन है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कर देता है, ठीक है, कि पावर कितना हुआ एन। अब के की यूनिट मान लो हमें निकालनी थी, लिखवाया था ना के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में वेरी करती है, उसी को दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डाल देना यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखना के की वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स को यहीं रहने दो, मोल पर लीटर इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन इसके क्या डाल सकते हो, मोल पर लीटर की पावर कितना कर दोगे आप, सॉरी स्टेप वाइज करते हैं थोड़ा सा। इसकी पावर कितनी है, एन है, इनटू क्या है टाइम इनवर्स, इनटू क्या कर दो टाइम इनवर्स। अब देखो मोल पर लीटर की पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम लोग, वन, क्या मान सकते हैं, वन मान सकते हैं। और जब x, इसको थोड़ा सा बेसिक है आप लोग को आता होगा बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, a हो और b हो, अगर दोनों का बेस सेम है, डिवीजन में होता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी तो होगी, क्या लिखेंगे हम लोग, मोल पर लीटर की पावर कैपिटल L कर दो इसको, ठीक है। मोल पर लीटर की पावर कितना, 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। इसको नोट भी करना, के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, आप नोट करते रहना। अब कह दो इरेज कर रहे हो कहाँ से, अरे यार पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। के की यूनिट अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या दे दिया 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो मान लो अगर हमसे कहे कि रिएक्शन हमारा ज़ीरो ऑर्डर था, रिएक्शन हमारा कैसा था, ऑर्डर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो ज़ीरो ऑर्डर था, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हमारी n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो, ठीक है। और n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो 1 माइनस ज़ीरो करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब कितना हुआ, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स। तो फिर यूनिट क्या आएगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट कितनी आएगी, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स। टाइम में तुम सेकंड भी डाल सकते हो, मिनट और डेज, मंथ, ईयर्स, कुछ भी डाल दो, ठीक। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मान लो अगर n की जगह पे हम लोग 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, और किसी की भी पावर 0 बराबर किसके होता है, 1 के, मतलब ये बराबर इतना कितने किसके आ जाएगा, 1, बचा क्या, टाइम इनवर्स। तो इसकी यूनिट फिर क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब सेकेंड इनवर्स हो गया, या मिनट इनवर्स हो गया, या आर इनवर्स हो गया। मतलब अगर कहीं भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये इनवर्स दिया गया ना तो हम समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, अगर चाहे ना बोला हो फिर भी। अब आगे समझो, ऐसा क्रॉस बनाना नहीं चाहिए ना, कुछ लोग का तो दिल टूट जाता होगा। मोल पर लीटर, कुछ को तो समझ ही नहीं आया होगा, 1 माइनस n, इतना समझ में आया है। अब आगे देखो, मान लो ऑर्डर हमारे पास में सेकंड दिया हो, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब की n की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर 2 डालोगे आंसर कितना आएगा, -1, ठीक।
मतलब इसकी जगह पे मोल इन्वर्स हो जाएगा और लीटर ऊपर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा लीटर मोल इन्वर्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इनटू टाइम इन्वर्स। समझ में आ रहा है ना। और अगर ये थर्ड ऑर्डर होता n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू यहीं पे 3 डालते, तो 1 माइनस n था, 3 डालोगे यहाँ पे कितना आएगा -2 आएगा, ठीक, -2 यहाँ पे डालोगे तो कितना हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स स्क्वायर टू टाइम इन्वर्स। ऐसे हम लोग फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। और ऐसे फ्रैक्शनल दिया हो, फ्रैक्शनल मान लो हमें दिया होता 3/2 मान लो दिया होता, 3/2 बोल दो या फिर क्या बोल दो इसी को 1.5 बोल दो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना आ रहा है मान लो 1.5 ही आ रहा है, ठीक। इसके लिए अगर यहाँ पे फिर से डिफाइन करना होता तो 1 माइनस क्या लिया हूँ मैंने 1.5, आंसर कितना आएगा -0.5, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा लीटर हाफ इंटू मोल -हाफ इंटू टाइम इनवर्स, ठीक। तो याद रखना, मतलब यूनिट के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, किसके यूनिट। अब आगे समझो, क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर थोड़े से। एक मिनट, मैं ज़रा एनसीईआरटी लेके आता हूँ, ठीक है, फिर उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली कराते हैं, ठीक है, एक मिनट। सॉरी, एनसीईआरटी लाने गए थे। देखो इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुक खोले ना, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे एडिट करके लगा दूंगा, बट देखना यहाँ पे लिखूंगा नहीं यार, टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा तब। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस मतलब हमें दिया क्या गया है, रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, और कहा क्या है डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। देखो वहाँ पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि 3 NO के मॉलिक्यूल हैं, गिव्स आउट कितना, और एक चीज़ मैं छूट गया बताना तुम लोग को, रेट कांस्टेंट की यूनिट अभी मैंने तुम लोग को बताई क्या, वो बताया मैंने मोल पर लीटर की पावर कितना 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अगर मान लो गैसियस रिएक्शन, इसको नोट कर लेना पीछे वाले पार्ट में प्लीज़, भूल गए, ठीक है। तो फॉर गैसियस रिएक्शन याद रखना, गैसियस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे प्रेशर टर्म का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो मोल पर लीटर है, इसकी जगह पे हम लोग यूज़ क्या करेंगे, प्रेशर की यूनिट, ठीक है। प्रेशर की यूनिट मान लो ATM में थी, तो ATM ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट तो लगेगा नहीं तब, कंसंट्रेशन का लगता है, ATM 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ये याद रखना, ठीक है। ये गैसियस रिएक्शंस के लिए होता है, नोट कर लेना। तो देखना रिएक्शन में क्या दिया गया हमें, 3 NO मॉलिक्यूल के रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, N2O प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं, देखो क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग निकालने जाएंगे, अगर रेट लॉ के हिसाब से अगर इस बेसिस पे बनाएंगे तो हम लिख देंगे कि NO की पावर क्या होती है 3, ठीक है। पहले बताया था, हम जो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है, जिसके लिए हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके लिए दिया कितना गया है, इसके लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया कि NO2 की पावर, NO2 कैसे, अच्छा NO की पावर कितना 2, मेरे मिसप्रिंट है, ठीक, NO की पावर कितना हो गया 2। तो ध्यान से सोचना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे K की, हमें डिफाइन क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, जो भी पावर हो डाल दो, कितना हो गया 2 हो गया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K की यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर की पावर कितना 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक। तो डालो यहाँ पे मोल पर लीटर, n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम इनवर्स, सॉल्व करोगे कितना आएगा -1, मतलब ये कितना हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स पर टाइम इनवर्स। आया समझ में, ये सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हमें मान लो किसके लिए करना होता, अगला वाला क्वेश्चन जो हमारे पास में दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, H2O2 प्लस 3 आयोडाइड का मॉलिक्यूल प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स आउट 2H2 प्लस, अब देखो कितनी मॉलिक्यूलरिटी इसकी आएगी, क्या इतनी ढेर सारी आएगी, नहीं
मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो ध्यान से समझना, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, हमें डायरेक्टली रेट लॉ से मतलब है। तो रेट लॉ के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो K बराबर कितना दिया गया हमें, H2O के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। और हाँ, इसको बोलते कैसे ये भी समझ लेना। जैसे कि मान लो हमें दिया होता रेट बराबर K, A की पावर मान लो x दिया गया है और y की पावर मतलब b की पावर मान लो y दिया गया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, यहाँ पे बोलेंगे x को ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, और y क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2O कितना दिया गया 1, और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन कितना दिया गया 1। तो रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर किसके, 2K ही होगा ना। उसके बाद अगर K की यूनिट डिफाइन करनी होगी पिछले वाले के जैसे, पिछले वाले में भी तो N की वैल्यू 2 ही आई थी, वहाँ पे भी अगर डिफाइन करना होगा तो कितनी आ जाएगी, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। यही हो जाएगा आंसर। फिर से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। यहाँ पे कह रहा है CH3CH2 है, ये डिकम्पोज होके CH4 में और CO में टूट रहा है। तो रेट इसके लिए दिया गया कितना, 3/2, फ्रैक्शनल है। ठीक है, N की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/2, फ्रैक्शनल है। इसके लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, ध्यान से देखो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे पहले ही नोट कर चुका है। ठीक है, इसके लिए अगर K की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, होगा क्या है, मोल पर लीटर टू 1 - 3/2 टाइम इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे, हमारा फिर से वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अगला वाला कर लेना, कर लोगे ना। फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा K की वैल्यू कितना होगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, मोल पर लीटर इंटू 1 - n। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, 1 ही पुट करेंगे। तो आएगा कितना, टाइम इनवर्स ही तो आएगा, क्योंकि इतने की वैल्यू बराबर किसके आ जाएगी, 1 की ही आ जाएगी। तो इरेज करते हैं इसको। अच्छा, अगर मान लो मैंने बता दिया कि K की वैल्यू मान लो हमें दी गई थी ATM -1 टाइम इनवर्स, ये मान लो हमें दिया गया, किसी भी K की यूनिट दी गई है। और इसके लिए अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। कैसे बताओगे, सोच के बताओ, थोड़ा सा वीडियो का पॉज करना, सॉल्व करो, मैं बताता हूँ। देखो, K की यूनिट निकालने का तरीका क्या था, वहाँ पे मैंने बताया था ATM 1 - n टाइम इनवर्स बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, ATM इनवर्स, और टाइम की पावर कितना, -1। अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 - n होगा, 1 - n बराबर किसके होगा, -1। तो n बराबर किसके हो जाएगा, 2K। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कैसा है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए K की यूनिट ATM इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना, टाइम इनवर्स K की यूनिट। ठीक है, जब हम लोग हाफ लाइफ टाइम वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी बहुत आएगा। तो चलो और क्वेश्चन कर लें। इधर एक लाइन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही दिया गया, मैं करूँगा क्या ना, इन सबको बताते हुए चलूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, सुनना। वहाँ पे दिया गया अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्शन है हमारा वो सेकेंड ऑर्डर है किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। मान लो रिएक्टेंट था हमारे पास में A, इसके रिस्पेक्ट में कैसा दिया गया है, सेकेंड ऑर्डर। मान लो रिएक्शन क्या थी, A से मान लो हमें प्रोडक्ट मिला, तो कह रहा है A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना है, 2 है। हाउ इज़ द रेट रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। पहले पार्ट में कह रहा है अगर कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर देंगे तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा। और सेकंड पूछ रहा है हमसे कि अगर उसी को हाफ कर दें तब जो हमारा रेट होगा वो कितना होगा। किसको हाफ करना है, कंसंट्रेशन को। तो देखो यहाँ पे इसको डबल करके देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल करेंगे तो अगर A की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, डबल करने के लिए मान लो R की वैल्यू A दी गई थी। अब अगले स्टेप में R डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर कितना कर दो, 2A का होल स्क्वायर। कंसंट्रेशन को क्या करना है, डबल करना है। कंसंट्रेशन को जैसे ही डबल करोगे ये कितना आ जाएगा, 4K
ए का स्क्वायर। अब बताओ के ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख क्या सकते हैं आर, के ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख क्या सकते हैं आर। तो यहाँ पे जो आर डैश आएगा वो बराबर किसके टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, मतलब रिएक्शन कितने गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जब हाफ करने कह रहा है तो ए की जगह पे a/2 डाल दो, आर डबल डैश की जगह पे हम लोग लिख देंगे के a/2, तो इसका क्या स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 बाहर कर लो और यहाँ पे क्या बचेगा के ए स्क्वायर। फिर से के ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आर, तो आर डबल डैश बराबर किसके आ गया r/4 के आ गया। मतलब रिएक्टेंट सॉरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्लियर है ना ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पार्ट अच्छे से। एक क्वेश्चन और करा दूं, नाइन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनना। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। इसमें 3 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन पे एक लेक्चर बनाना है यार, बनाएंगे, कहते ही रह जाते हैं। गुस्साना मत जान, ऐसा मत सोचा कि जानबूझ के बनाते ही नहीं है। ठीक है, वजह होती है यार इसलिए नहीं बना पाते कभी कभी। अब देखना 9th पे आ रहा है, आ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन कैपिटल ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ कैपिटल बी। तो रेट हमारा दिया गया है ए के रिस्पेक्ट में, कितना दिया गया है ए के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में है सेकेंड ऑर्डर। अगर इस बेसिस पे बोले पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो रेट यार यही तो था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही तो हमारे पास में, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, बस यही था। अब अगला सेकंड क्या कह रहा है, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब अगर बी के कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा वो कितना गुना हो जाएगा। करते हैं आर डैश मान लो, उसे मान लेते हैं और कह देते हैं यहाँ पे एक ए था, ए के रिस्पेक्ट में इसको फर्स्ट ही ऑर्डर रहने दो और बी कितना गुना करने कह रहा है 3 गुना करने कह रहा है, कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9 के ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। अब बताओ इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना, तो आर डैश जो होगा हमारा वो 9 टाइम्स हो जाएगा आर के, मतलब रेट हमारा 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो हाउ वुड बी द रेट अफेक्टेड, रेट विल बी द 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। ठीक, अब थर्ड देखना, थर्ड हमसे क्या कह रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब कि ए और बी दोनों का डबल करना है, ए का भी डबल करना है कंसंट्रेशन, बी का भी डबल करना है। तो चलो ए का कर देते हैं 2a, यहाँ पे फर्स्ट ही रहने दो, और बी का भी कर देते हैं 2b सेकेंड ऑर्डर। तो देखो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा के ए बी का स्क्वायर। तो इतने की जगह पे हम लोग क्या, 8 कहाँ गया, चल लिखे ही नहीं। ठीक है, इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आर, तो आर डैश जो होगा हमारे पास में वो 8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के। क्लियर है ना। तो और जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ना, वही 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला के सारे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट वाला अभी हम लोग लेक्चर बनाएंगे ना, वो क्वेश्चंस के ऊपर ही बना देते हैं। तो आज आप लोग करना क्या, जो हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन की बात की थी, ठीक है, रेट लॉ हो गया, ये इन सब को एक बार रिवाइज कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इन सब के लिए के की यूनिट्स कैसे हम लोग निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। एक बार हम लोग जो अगला लेक्चर बनाएंगे ना, वो इसी के ऊपर बना देंगे। ठीक है, और कीप शेयरिंग द वीडियोज़। ठीक, और थैंक यू वेरी मच। और किसी को भी किसी भी तरीके की थ्योरी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत होगी तो पूछ लेना। और वीडियोस लेक्चर फ्री रहेंगे, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं लगाई जाएगी। बार बार इस चीज़ को मत बुलवाओ, ठीक है, याद रखना। जाओ, बाय।